नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। टैरिफ को लेकर के अलग बात हो रही है और कहा जा रहा है कि उससे देश को नुकसान होगा, लेकिन दूसरा पक्ष वो ये कह रहा है कि कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो हम टैरिफ पे बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो असमंजस की स्थिति है वो वक़्फ़ बिल को लेकर के। परसों जो है लोकसभा में पास हो गया, कल राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन जो बहसें हुई और बहसों के आधार पर अगर इसको समझने का प्रयास कीजिएगा तो बेहद कन्फ्यूजन की स्थिति। बड़ा आसान नहीं है पूरे बिल को समझना कि बिल में क्या-क्या है। बहुत ढूँढ-ढाँड के मैंने जो कुछ जमा किया है, मैंने सोचा कि आपके सामने रखा जाए, चूँकि स्थिति हम नागरिकों के सामने स्पष्ट होनी चाहिए कि वक़्फ़ में बेसिकली हुआ क्या और वक़्फ़ जो है, वो किस तरह से वहाँ काम होगा, इतना हंगामा क्यों मचा हुआ, ये तमाम बातें हैं। देखिए, ये जो वक़्फ़ है वो उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो बदली गई हैं और उसमें जो आपको पता होगा कि पिछली बार जब बिल लाया जाना था, मतलब 2024 के चुनाव के बाद तुरंत उसको जेपीसी के पास भेज दिया गया। जेपीसी में अलग-अलग सांसद होते हैं, उसमें विपक्ष के भी सांसद, सत्ता पक्ष के भी सांसद, सहयोगी दल के भी सांसद, उसमें बड़ा झगड़ा भी हुआ था। लेकिन बताया जा रहा है कि कुल जो है 14 बदलाव जेपीसी को सुझाए गए और 14 बदलाव में से मैं 14 के 14 बताऊँगा, लेकिन कुछ चीज़ों पे चर्चा भी करूँगा। थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, वीडियो हो जाए, लेकिन धैर्य से समझिए ताकि बात करने में सुविधा हो। चूँकि बहुत सारी बातें इस इधर से उधर फैलाई जा रही हैं, सत्ता पक्ष के लोग कुछ बोल रहे हैं, विपक्ष के कुछ लोग बोल रहे हैं और पता नहीं चलता कौन कितना सही बोल रहा है। चूँकि अब तो संसद में झूठ भी बोला जाने लगा है। अगर नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर वो चला जाता है और तमाम तरीके की गलतफ़हमियाँ जैसे सड़कों पर है, जैसे आम चर्चाओं में है, चैनलों पर है, वैसे ही संसद का हाल दिखाई पड़ता है। लेकिन जो संशोधन में सुझाए गए जेपीसी द्वारा जो बदलाव हैं, उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। उसमें है कि वक़्फ़ बाय यूज़र का प्रावधान कानून बनने के पहले से लागू नहीं होगा। ये वक़्फ़ बाय यूज़र क्या होता है, ये मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि जब वैसी कोई संपत्ति जो लंबे समय से धार्मिक या चैरिटी में इस्तेमाल होती है। धार्मिक या चैरिटी का मतलब हुआ कि जो एक तो धार्मिक तो ये हो कि वहाँ पे जो है मस्जिद हो, कब्रगाह हो या और जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं, इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, जो वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं या तमाम चीज़ें। तो वो जो है उसके लिए कोई औपचारिक दस्तावेज जो है के बिना भी उसे माना जाता है। जैसे मस्जिदें हैं, तो मस्जिद जो है वक़्फ़ प्रॉपर्टी मानी जाती है। मस्जिद की जहाँ बनी है उसकी ज़मीन है कि नहीं है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता था बताना। तो उसको कहते हैं वक़्फ़ बाय यूज़र, चूँकि वो यूज़ किया जा रहा है। भले उस पर जो है वक़्फ़नामा हो ना हो, मतलब कागज़ है कि नहीं उस पर भी ये है कि कागज़ कई जगह पे कागज़ नहीं है। जिसे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा भी कि लगभग 90% वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर्ड नहीं है। कानूनी एक्सपर्ट फैज़ान मुस्तफ़ा ने भी बताया कि कई वक़्फ़ 500-600 साल पुराने हैं। ऐसे में उनके पक्के दस्तावेज़ नहीं हो सकते हैं। मुसलमानों को डर है कि कहीं उनके कब्रिस्तान, मस्जिद, स्कूल अब कानूनी विवाद में न फँस जाएँ। तो सबसे बड़ा जो मुसलमानों का भय था, वो ये भय था। और इसके लिए जो है, ये जो कई बार लोग कहते हैं कि ये टीडीपी और इसने क्या किया, नीतीश कुमार की पार्टी ने क्या किया, तो उसको भी थोड़ा समझिए। अगर ये नहीं होते तो क्या होता और हैं तो क्या हुआ, इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी ने पिछले 2 टर्म में जो किया कि वो बहुमत उसके पास था और किसी की सुनी नहीं, जो चाहा वो पास किया। लेकिन इस बार बहुमत उनके पास नहीं है, 2 बैसाखी उनके साथ है, नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं और ये दोनों प्रदेश जो हैं उसमें मुस्लिम वोटर बड़े इम्पोर्टेंट फैक्टर रखते हैं। तो अब जो है, जो बदलाव किया गया है उसमें चंद्रबाबू नायडू का सुझाव था, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का जो सुझाव था वो ये था कि इसमें ये जो एक्ट लागू किया जाए, वो मतलब जो जब जब ये जो अमेंडमेंट हुआ है, ये लागू होने से पहले के जो मामले हैं, उसमें ऐसा ना किया जाए। ये एक तो ये कहा गया है कि ये जो है, जिस दिन से कानून लागू हो जाएगा, उस दिन के बाद वक़्फ़ बाय यूज़र वक़्फ़ पे जो है कागज़ वगैरह माँगा जाएगा और पहले के जो है वो वैसे ही रहेंगे। ये एक तो कहा जा रहा है।
दूसरा मसला ये है कि वक्फ प्रॉपर्टी तय करने के लिए जिला कलेक्टर की जगह राज्य सरकारों का नामित अधिकारी होगा। पहले जिला कलेक्टर की बात थी, जो मूल जो बनाया गया था ड्राफ्ट, जो ये संशोधन के लिए। लेकिन अब उसमें हुआ है कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, ये तय करने का काम कलेक्टर के पास नहीं होगा, बल्कि ये विपक्ष और जो विपक्षी दलों और एक बड़े मुस्लिम वर्ग ने इसका विरोध भी किया था। उनका तर्क था कि इस प्रावधान से वक्फ बोर्ड पर सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा। तो टीडीपी के सांसदों ने सुझाव इसमें दिया कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उनकी जगह पर राज्य सरकार का एक सीनियर ऑफिसर नामित किया जाए, और जेपीसी ने इसे माना। अब ये ऑफिसर वक्फ की उन प्रॉपर्टीज के मामले में फाइनल अथॉरिटी होंगे जिनको लेकर सरकार या वक्फ में विवाद है। उसकी फाइनल रिपोर्ट के बिना किसी ऐसी प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं कही जा सकती है। इससे वक्फ के मामलों में ट्रिब्यूनल के अधिकार कम हो गए और राज्य सरकार की भूमिका बढ़ गई। इस बात को लेकर के भी बड़ी ये चिंता जताई जा रही है कि राज्य सरकार जब अपने तरीके से चीजों को करने लगेगी तो गड़बड़ियां ज्यादा हो जाएंगी, ये ऐसा माना जा रहा है। और ये संदेह मुसलमानों को परेशान कर रहा है, और जो भी इस बिल के विरोधी हैं उनको भी ये लगता है कि ऐसा करने से गड़बड़ी होगी। अब उसके बाद जो है कि वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य होंगे। ये इस पर आपत्ति है लोगों को कि अब गैर मुस्लिम सदस्य क्यों होंगे। हालांकि जो अमित शाह जी ने है, उन्होंने कहा कि हम जो धार्मिक प्रैक्टिस है उसमें गैर मुस्लिम नहीं होगा, लेकिन ये जो वक्फ है वो ट्रस्ट है, और ट्रस्ट में गैर मुस्लिम होने चाहिए, हो सकते हैं। और इसके लिए अब उसमें खाली ये हुआ कि वक्फ बोर्ड के सदस्यों में एक इस्लामी विद्वान का शामिल होना अनिवार्य किया गया है, कि एक इस्लामी विद्वान भी होगा। और इसमें यह है कि वक्फ संशोधन बिल के मूल ड्राफ्ट में कहा गया था कि वक्फ ट्रिब्यूनल में एक जिला जज जिसका चेयरपर्सन होगा और एक ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का राज्य सरकार का अधिकारी शामिल होगा। तो ये ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है, ये भी एक तनाव का बिंदु है, क्योंकि आप लेटरल एंट्री जो होता है, ज्यादातर लेटरल एंट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी पद को भरा गया है या भरे जाते हैं। तो वो भी एक संदेह पैदा करता है लोगों को कि इसमें जब तक ये सरकार है तब तक ढेर सारे ज्वाइंट सेक्रेटरी ऐसे भरे जाएंगे जो संघ के लोग हैं या बीजेपी के द्वारा भरे गए हैं। तो उनकी वफादारी किस तरफ होगी, वो समझने वाली बात है, ये कहा जा रहा है। तो वो दूसरा ये कि ये जो उसमें सुझाव दिया गया कि मुस्लिम कानून और मुस्लिमों के न्याय शास्त्र का जानकार व्यक्ति भी ट्रिब्यूनल का सदस्य होना चाहिए, क्योंकि वक्फ का कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से इस्लाम की धार्मिक परंपरा से निकल कर आता है। इसलिए ऐसे मामलों में इस्लामी मामलों के जानकार के होने से विवादों के निपटारे में आसानी होगी। ये एक्सेप्ट किया गया, जो जेपीसी ने जो सुझाव दिया था उसको। फिर इसमें है कि ये जो वक्फ ट्रिब्यूनल में एक ऐसा सदस्य होगा जो न्यायिक मामलों का जानकार होगा, मुस्लिम कानून और न्याय शास्त्र का। उसके बाद ये जो ऐड किया गया है, वो ये ऐड किया गया है कि वक्फ को संपत्ति दान करने के लिए कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन करना जरूरी है। कि अब जो है वक्फ वही कर सकता है जो कम से कम 5 सालों से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो। कोई भी, अगर हिंदू चाहे तो नहीं कर सकता है, कोई और चाहे तो नहीं कर सकता है। पहले था कि कोई भी कर सकता है, तो इसको रोका गया कि अब केवल वही कर सकता है जो इस्लाम का पालन करता है। इस पे भी लोगों की आपत्ति है कि भाई समझिए, किसी गांव में जो है लोग हैं और वहाँ पे मस्जिद है, वहाँ पे अस्पताल है, वहाँ पे जो विद्यालय है, उसको अगर कोई, चूंकि अल्पसंख्यक वहाँ हिंदू भी है, ढेर सारे गांव है जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है और हिंदू अल्पसंख्यक है, तो वो अगर दान करना चाहे तो वो नहीं कर सकते। वही कर सकता है जो इस्लाम। तो दोनों दो पक्ष है। एक तो ये पक्ष है कि भाई इससे आप हिंदू मुस्लिम की खाई बढ़ा रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि इससे हिंदुओं पे जो अल्पसंख्यक गांव है, जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है, वहाँ हिंदुओं के साथ बदमाशी होती है, उनकी जमीन वक्फ जबरन करवाई जाती है, तो वो नहीं कराई जाएगी। वो अगर दान करना है तो हिंदू संस्थाओं को दान करेंगे, ऐसा एक और बनेगा। तो ये इस पर बात चल रही है, ये शामिल किया गया है। फिर उसमें क्या है कि किसी संपत्ति पर सरकार और वक्फ दोनों अगर दावा करते हैं तो राज्य सरकार का नामित अधिकारी मामले को निपटाएगा। इसको लेकर के बात कही जा रही है कि राज्य सरकार का जो नामित अधिकारी है वो गड़बड़ी कर सकता है। फिर है कि रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों पर नए नियम पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होंगे।
जो पहले से है उस पर लागू नहीं होंगे। फिर है कि वक्फ बोर्ड और काउंसिल में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिम शामिल करने की संरचना बदली गई है। गैर मुस्लिम एक तो मुस्लिम महिलाओं को शामिल किया गया है, तो ये तो अब हमने बताया है कि 2 मुस्लिम महिलाएं शामिल की जा सकती हैं और गैर मुस्लिम भी शामिल किए जाएंगे अब। फिर एक केंद्रीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की समय सीमा 6 महीने फिक्स नहीं होगी। पहले था कि 6 महीने के भीतर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ये अब हटा दिया गया है। विवादित संपत्तियों को तब तक सरकारी संपत्ति माना जाएगा जब तक नामित अधिकारी अंतिम निर्णय न देते। ये भी जो है मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनको इस पर आपत्ति है कि विवादित संपत्तियों को तब तक सरकारी संपत्ति माना जाए। ज्यादातर मामलों में जो है सरकार पार्टी होती है, तो जो विवादित संपत्ति है, अगर सरकार और वक्फ के बीच में झगड़ा चल रहा है और वो सरकारी संपत्ति मानी जाएगी, तो फिर तो गड़बड़ है ये, वो तो किसी की संपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ये कह रहे हैं कि जब तक नामित अधिकारी अंतिम निर्णय न देते। फिर इसमें है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी, जिसके लिए 90 दिनों की समय है। हालांकि इसको लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी है। ये सरकार कह रही है कि पहले ट्रिब्यूनल के फैसले पर कोई आपत्ति, ये कोई अपील नहीं होती थी। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि पहले भी ये प्रावधान है, ये हमारे संविधान में प्रावधान है कि किसी को भी कोर्ट जाने की इजाजत है, कोई कोर्ट जाने से किसी को रोक नहीं सकता और कोर्ट में अपने दस्तावेज रख सकता है, ये तो पहले से है। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं था, तो ये अलग चीज है। फिर जो है, जो महत्वपूर्ण ये हो रहा है कि जो चर्चा चल रही है कि भाई ये जो नीतीश कुमार ने और नायडू ने जो समर्थन दिया इस बिल को, उससे खास करके अभी नायडू पे हम चर्चा नहीं करेंगे, बिहार पे चर्चा करें कि बिहार में नीतीश कुमार को बड़ा नुकसान होगा। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया मुसलमानों को, मुस्लिमों के वोट मिलते रहे उनको, लेकिन उन्होंने मुसलमानों का धोखा दिया। अगर वो नहीं चाहते तो बिल नहीं आता। ज्यादातर लोगों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जो मुसलमानों के हितैषी कहते हैं खुद को, अगर वो चाहते तो ये बिल नहीं आता। तो ये जो बिल आया है उसके सबसे बड़े विलन कोई अगर है तो नीतीश कुमार है, वो चंद्रबाबू नायडू। अब मैं एक छोटा सा डेटा देता हूं आपके सामने कि बिहार की क्या स्थिति, बिहार की स्थिति क्या है। अगर चुनाव के नजरिए से देखते हैं तो बिहार में आपको पता है कि इस साल चुनाव होना है और जातिगत गणना जो हुई है उसके आधार पर बिहार में 17.7% मुस्लिम वोटर है। हालांकि मुस्लिम वोटर से बहुत मायने नहीं रखता लोगों को, आमतौर पर खास करके बीजेपी को बात करें तो, चूंकि ऐसा माना जाता है कि बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं करते हैं और बीजेपी मुस्लिम रहित राजनीति करती आ रही है और सत्ता में पिछले 11 सालों से है, 3 बार से लगातार नरेंद्र मोदी जी सत्ता में है। उसमें मुसलमानों की भूमिका एकदम गौण है, कोई मुस्लिम सांसद नहीं है बीजेपी की तरफ से। और बीजेपी ने एक तरह से कहिए कि कहा जा रहा है कि मुसलमानों को राजनीति से बाहर कर दिया है। अब इस देश में जो राजनीति होगी मुस्लिम विहीन राजनीति होगी। तो 17.7% मुसलमान है तो कोई मायने नहीं रखते कहा जा सकता है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार लगातार बोलते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए ये किया, मुसलमानों के लिए वो किया, कब्रगाह की घेराबंदी करवाई, जो उनके मस्जिदें हैं उनको उनको हमने उनकी घेराबंदी करवाई, मुसलमानों के ढेर सारे काम किए। लेकिन अगर आप देखें कि जो CSDS और लोक नीति का जो सर्वे आया था 2020 के चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद, उसमें ये था कि आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को 75% मुसलमानों ने वोट किया था। तो ज्यादातर मुस्लिम जो वोट बैंक है वो चूंकि कांग्रेस और आरजेडी के साथ है, इसलिए कहा जा सकता है कि नीतीश जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन बीजेपी और जेडीयू वाले एनडीए को 5% और चिराग पासवान की पार्टी को 2% मुस्लिम वोट मिले थे। तो 5% वोट जो है एनडीए को मिला, ऐसा कहा गया। लेकिन माना जाता है कि नीतीश कुमार, बीजेपी को भले कम वोट मिले लेकिन नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट देते हैं। और इस वजह से जो इसमें अभी जो नीतीश कुमार का जो स्टैंड रहा है उसकी वजह से मुसलमानों का वोट कम हो सकता है और इसका नुकसान हो सकता है नीतीश कुमार को, ये कहा जा रहा है। और इसका फायदा जो है बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के जो कोर वोटर है वो और इस बात को फैलाएंगे, बल्कि ये भावना और बढ़ेगी कि बीजेपी आएगी तो मुसलमानों की जो बदमाशी है, मुसलमानों का जो इलीगल उनके क्रियाक्रम है उस पर लगाम लगाएगा, जो बीजेपी अक्सर करती है। गांव समाज में जाइएगा तो बताएंगे लोग कि मुसलमान बड़ा ये करते हैं, मुसलमान बड़ा वो करते हैं। और जो चूड़ी टाइट करने की बात है वो तो अक्सर कही जाती है। तो अभी देखिए इसमें क्या है कि 243 में से 32 सीटों पर
30% से ज्यादा वोटर्स जो है मुस्लिम, 32 मुस्लिम बहुल सीटें बहुमत का 122 सीटों का आंकड़ा हासिल करने में मददगार होती है। जाहिर है 122 सीटों का आंकड़ा है बहुमत पाने के लिए, और 32 मुस्लिम सीट जो है वो बड़ा मायने रखते हैं। और अगर पिछले चुनाव की बात करें तो इसमें 32 में से 7 सीटों पर बीजेपी लगातार 3 बार से जीत रही। अब ये कैसे जीत रही है वो भी एक अलग है कि अगर समझिए मुस्लिम है, बहुत सीट है, लेकिन वहाँ 2 अलग-अलग पार्टियों से मुस्लिम खड़े हुए हैं। तो जाहिर है अगर बीजेपी से हिंदू खड़ा है तो वो जीत जाएगा, क्योंकि मुसलमानों का वोट बढ़ गया। ऐसा कई जगह हुआ है। 2020 के चुनाव में बीजेपी ने 12 और जेडीयू ने 6 मुस्लिम बहुत सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस और आरजेडी को 5-5 सीटें मिली थी। और इससे कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार, एक तो नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि उनका जो जो वर्चस्व था राजनीति पे, या कहिए कि जिस तरह से उनका दबदबा था राजनीति में, वो लगातार कम हुआ है। उनकी जो तबीयत खराब है उसको लेकर के, प्लस जो है ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने चौतरफा घेर लिया है, और जो ये जो बिल लाया है वो बिहार चुनाव को ध्यान में रख करके ही लाया गया है, कि एक मैसेज देना है लोगों को कि बीजेपी आ रही है। और ये नैरेटिव जो है बीजेपी मजबूत होगी, ये बीजेपी के नेताओं को लगता है कि बिहार में इस बिल की वजह से बीजेपी को मजबूती मिलेगी, और अगर मजबूती मिलेगी तो ज़्यादा सीटें आएंगी, और ज़्यादा सीटें आएंगी तो नीतीश कुमार पर जो अब तक की निर्भरता है बीजेपी की, वो खत्म होगी। और ये खतरा लगातार बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि, हालांकि नीतीश कुमार भी आकलन कर रहे हैं इस बात का, लेकिन जिस तरह से ललन जी ने ललन सिंह ने जो है लोकसभा में बोला, कल के प्रोग्राम में मैंने बताया भी था, वीडियो भी दिखाया था, लोकसभा में जिस तरह से बोला उसमें लगा कि ललन सिंह जो है वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, जनता दल यू की भाषा नहीं। और ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बात से परेशान हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये स्थिति तो है कि नीतीश कुमार और कमजोर हुए हैं। इस बिल के आने के बाद जो मुसलमान उनको वोट देते थे उसमें भी कमी आई थी, क्योंकि जो उनके, पिछली बार भी याद कीजिए, पिछली बार जब वो आरजेडी को छोड़ करके बीजेपी के साथ गए थे, तो अली अनवर जी एक जो है नेता है, जो पहले पत्रकार हुआ करते थे, हम लोग एक अखबार में साथ काम काम कर भी चुके हैं, जनशक्ति नाम का अखबार था बिहार में, पटना का। वहाँ वो मुख्य संवाददाता हुआ करते थे। तो वो राज्यसभा सांसद हुआ करते थे जनता दल यूथ से। तो वो जब बीजेपी छोड़ करके बीजेपी में वापस आ गए आरजेडी को छोड़ करके, तो उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया और उनसे राज्यसभा पद छोड़ दिया उन्होंने। और उसके बाद जो है अभी वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, और पसमानदा मुसलमानों को लेकर के उन्होंने बड़ा बिहार में क्रांतिकारी काम किया था। पसमानदा जो शब्द है उस पर किताब भी उन्होंने लिखी है, अली अनवर भाई ने। पसमानदा मतलब पिछड़े मुस्लिम जो हैं उनकी पूरी चर्चा की है, और कहा गया कि तमाम जगहों पे मुसलमानों के नाम पर, बोर्ड में भी कहा जाता है, जो वक्फ बोर्ड है उसमें सवर्ण मुस्लिमों का दबदबा है। और पसमानदा जो है कमजोर हैं, धन संपत्ति में भी, पढ़ाई लिखाई में भी उनकी बात नहीं हो पाती। तो पसमानदा मुसलमानों का एक, चूंकि कांग्रेस में आ गए हैं तो उससे भी लग रहा है कि नीतीश कुमार को नुकसान होगा, और नीतीश कुमार का नुकसान बीजेपी के लोग अभी मानते हैं कि इससे बीजेपी को फायदा होगा। हालांकि कांग्रेस जिस तरह से वहां काम कर रही है, कन्हैया जिस तरह से काम कर रहे हैं, राहुल गांधी 7 तारीख को जाने वाले हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है अभी बताना आसान नहीं है, लेकिन एक हलचल तो हुई है। और बीजेपी का अगर प्रभाव बढ़ता है तो जाहिर है कि वोट और कंसोलिडेट होगा, ध्रुवीकरण बढ़ेगा, और ध्रुवीकरण में अक्सर बीजेपी को फायदा हो जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन क्या परिणाम आते हैं, क्या क्या होने वाला है आगे, अभी बहुत समय, चूंकि चुनाव में अभी समय बाकी है, नीतीश कुमार क्या मूव लेते हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, जब उनको लगेगा कि हम यहाँ पे घिर जा रहे हैं, तो वापस वो जो है महागठबंधन के साथ आ जाएंगे, और महागठबंधन के लोग चाहे जितना भी बोले, लेकिन वो उनको साथ ले लेंगे, ये कही जा रही है। बहरहाल जो होगा वो आगे देखा जाएगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।